everyone, welcome you all in Law Vita. My name is Aradhya Gupta. This video is in continuation with the last lecture जिसमें हम लोगों ने टेक्सिंग स्टैट्यूट्स का कंस्ट्रक्शन जाना था, राइट? एंड हियर वी आर डिस्कसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीनल स्टैट्यूट्स. ठीक है, तो जानते हैं पहले पीनल स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, देन वील मूव फर्दर रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. So the statutes which are dealing with the wrongful acts against the public are called the penal statutes. This we all know being a law student. वो सारे statutes, वो सारे legislations जो कि wrongful acts क्या होते हैं, उनकी क्या punishments होती है, which are being done against the public in large, उनके against जो भी wrongful acts commit किए जाते हैं, उनसे डील करने वाले laws, उनसे डील करने वाले statutes are known as the penal statutes. और इसका सबसे widely known example is the Indian Penal Code. It explains, it deals with the different kinds of offences and what are their punishments, right? The penal statutes are those statutes which enact an offence and also prescribe the penalty for commission of the same. तो ये वो statutes होते हैं जो कि बताते हैं कि कौन सा act अगर कोई करता है, so that constitutes which particular kind of offense. So basically it explains the different kind of offenses, right? And also prescribes the penalty. जो भी person कोई भी तरीके की अलग अलग offenses commit करेगा तो उसको कैसे punishment impose किया जाएगा by the system of courts and judiciary, right? तो वो सारा क्या process है, क्या penalties impose होंगी, क्या punishments impose की जाएंगी, so that is all being provided through the penal statutes, right? The objective of such a penal statute is to punish the offenders by way of imprisonment, fine, forfeiture, etc. तो basically objective क्या है कि offenders मतलब all the persons who have committed the offense, उनके ऊपर punishments impose की जाए, उनको punish किया जाए. punish किसी भी तरीके से हो सकता है. there are different kinds of punishments explained like in the form of imprisonment, ठीक है, या फिर उनके ऊपर फाइन इम्पोज करके या उनकी प्रॉपर्टी को फोरफीट करके. तो दे आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट्स जो कि उनके ऊपर इम्पोज की जाती है. एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू रियलाइज देम दैट व्हाट रॉन्ग दे हैव कमिटेड, राइट? द डिफरेंट काइंड्स एग्जाम्पल्स ऑफ पीनल स्टैट्यूट लाइक इंडियन पीनल कोड 1860, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, एट्सेट्रा, राइट? सो दिस इज क्लियर. द पीनल स्टैट्यूट अब हमने जान लिया ना अभी तक पीनल स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एग्जाम्पल है. अब हम बात करते हैं कि जितने भी पीनल स्टैट्यूट्स होते हैं जब उसके किसी प्रोविज़न को लेके कोई क्वेश्चन अराइज होता है, उसका इंटरप्रिटेशन जब किया जाता है कोर्ट द्वारा, तो वो कैसे रूल के थ्रू किया जाएगा. तो हियर इट इज़ रिटन दैट द पीनल स्टैट्यूट मस्ट ऑलवेज बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड. हमेशा पीनल स्टैट्यूट स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किए जाएंगे. स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या उसके जनरल प्रोविजंस होते हैं, वो मैंने लास्ट आपका टैक्सिंग स्टैट्यूट में भी समझाया था. तो आई थिंक यहाँ पे समझने में आपको आसानी होगी. इफ़ एन एक्ट क्रिएट्स एन ऑफेंस and also prescribes a penalty for its violation, the words used in such act must receive the strict construction. तो अगर कोई ऐसा एक्ट है, कोई ऐसा स्टैट्यूट है जिसमें ये बताया है कि कोई एक्ट कमिट किया है, वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है एक ऑफेंस को, और उसमें पेनल्टी भी बताई गई है कि अगर कोई पर्सन कोई काम करता है या किसी चीज़ का वायलेशन करता है, किसी रूल का, रेगुलेशन का, तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, पनिशमेंट्स इम्पोज की जाएंगी. तो ऐसे स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते वक्त उसका कंस्ट्रक्शन या उसका इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्ट मैनर में करना है. जो उसमें वर्ड्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही मीनिंग को डिराइव करना है और अप्लाई करना है. कोई वाइडर एस्पेक्ट लेके अपने पास से प्रिजम्पशंस नहीं लगाने हैं, अपने पास से उसमें इम्पोर्ट्स नहीं करना है व्यूज़ को या फिर अपने डिस्क्रिप्शंस को, राइट? देयर इज़ अ केस स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस Ambe Cements. So in the Supreme Court held that it is settled rule of interpretation that where a statute is penal in character, it must be strictly construed. तो वही चीज़ इस केस के अंदर बोला गया कि अगर किसी स्टैट्यूट का नेचर है, इट इज़ penal, इट इज़ अ penal character statute, तो ऐसा स्टैट्यूट जो है वो स्ट्रिक्टली ही कंस्ट्रू होना चाहिए. दिस इज़ अ सेटल्ड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. ये केस ज़रूर डालना अगर क्वेश्चन आए तो. दिस इज़ अ गुड केस. नाउ वन मोर केस हियर, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. In this, it was held that a statute enacting an offence or imposing a penalty is to be strictly construed. तो इस केस में भी यही बोला गया कि ऐसा स्टैट्यूट जो कि ऑफेंसेस एनेक्ट करता है, ऐसा स्टैट्यूट जो कि पेनल्टीज इम्पोज करता है, वो स्ट्रिक्टली ही कंस्ट्रक्ट होना चाहिए एज पर द रूल्स ऑफ
interpretation. Right, now let's discuss in detail the principle of strict construction of penal statute. क्या कहता है ये? The basic rule of strict construction of penal statute is that a person cannot be penalized without clear letter of law. जैसे कि अगर आपको याद हो टैक्सिंग स्टैट्यूट में क्या था कि जब तक विद इन द लेटर ऑफ लॉ एक पर्सन का नाम नहीं है कि ही इज़ लाइबल टू पे द टैक्स, तो उसको हम अपने आप से बाय आवर ओन एजम्पशंस और बाय आवर ओन इम्पोजिशंस खुद से उस पर्सन को पुल इन नहीं कर सकते हैं विद इन द चार्जिंग सेक्शंस ऑफ टैक्स. इन द सेम वे अगर एक पर्सन जो है लाइबल नहीं है एज पर द चार्जिंग सेक्शंस ऑफ द पीनल स्टैट्यूट्स, और उसके वर्ड से इट इज़ नॉट क्लियर कि द कंसिडरेबल पर्सन इज विल बी पेनलाइज्ड और नॉट, अगर नहीं लिखा है इट इज़ नॉट क्लियर, देन सच अ पर्सन विल नॉट बी पेनलाइज. अगर लेटर ऑफ लॉ में क्लियर है चीज़ें कि हाँ इसने ऐसे 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 एक एक्ट किया, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फलाना ऑफेंस विच इज़ एक्सप्लेन्ड और डील्ड विद इन अ पर्टिकुलर पीनल स्टैट्यूट, उसकी पनिशमेंट भी दी है. तब अगर सब चीज़ क्लियर है तब जो है एज पर दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन उसको पेनलाइज किया जाएगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है ना. द प्रिजम्पशंस और एजम्पशंस हैव नो रूल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीनल स्टैट्यूट. मैंने बताया प्रिजम्पशंस का कोई रूल नहीं है. देयर इज नो रोल ऑफ these things while the interpretation of the penal statutes. They are to be construed strictly as per the provisions of law. Right? Now there are few certain sub headings or sub aspects of the principle of strict construction of a penal statute. So मैंने यहाँ पे heading wise इसमें division किया है. So पहला heading कह रहा है that the courts cannot strain the words. मतलब application of the rule does not permit the court to restrain the comprehensive language which has been used by the legislature. Where the wider scope is intended to be given to a provision, the courts cannot restrict the meaning. ठीक है ना. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितना प्रोविजन के अंदर जो भी वर्ड्स लिखे हैं, पहली बात तो उसके हर वर्ड का ऑब्वियस सी बात है लेजिस्लेचर ने जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल करके प्रोविजन बनाया है वो माइंडफुली किया गया काम है. इट वॉज नॉट अ हेस्टी थिंग. बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारा टाइम लगा के एक स्टैट्यूट सामने आता है. सो एवरीथिंग हैज़ बीन इंसर्टेड विद इन द प्रोविजन वेरी माइंडफुली. तो हमको हर वर्ड को क्लियरली इंटरप्रेट करना है और उसके बेस्ट पॉसिबल मीनिंग को अप्लाई करना है. राइट. और अगर हमें उस प्रोविज़न की वर्ड से, उसकी लैंग्वेज से ये क्लियर हो रहा है कि हाँ यहाँ पे लेजिस्लेचर ने स्कोप दिया है फॉर अ वाइडर इंटरप्रिटेशन, वाइडर स्कोप दिया है, इट इज़ इंटेंडेड विद द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन, तो वहाँ पे कोर्ट्स जो है उसके मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है. वहाँ पे ये रूल परमिट नहीं करता है कि कोर्ट जो है उसकी लैंग्वेज को किसी भी रेस्ट्रिक्शंस में, किसी भी एक्सेप्शंस में रेस्ट्रिक्ट करे या रेस्ट्रेन करे. वहाँ पे वाइडर स्कोप की जो एप्लीकेबिलिटी है या जो एम्बिट है वो अवेलेबल है विद द कोर्ट्स. राइट. दिस इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड थिंग इज़ the construction which is favorable to the accused must be referred. याद होगा टैक्सिंग स्टैट्यूट में we discussed that the construction which is favorable to the taxpayer must be referred, and here what is it is written that the construction which is favorable to the accused must be referred. और वैसे भी एक जनरल रूल है हमारे यहाँ का that until proof guilty, जब तक एक पर्सन गिल्टी प्रूव ना हो जाए एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड एज इनोसेंट. जो भी अक्यूज आया उसको ये माना जाएगा कि ही इज़ इनोसेंट जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है. तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करते हुए जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन होगा कोशिश की जाएगी इट इज़ रीजनेबली फेवरेबल टू द अक्यूज. If in a penal statute two interpretations are reasonably possible owing to ambiguity of the words, the courts lean towards a construction which exempts the person from a penalty rather than which imposes penalty. मतलब अगर किसी स्टैट्यूट के अंदर दो प्रोविज़न में कोई कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है और हमें एक पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल मीनिंग डिराइव करना है, इंटरप्रिटेशन निकालना है, तो हम ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे बाय विच एक पर्सन की जिसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो रही है वो होने से बच जाए. ऐसा वाला हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है विच एग्जेम्प्ट्स द पर्सन फ्रॉम पेनल्टी. ऐसा नहीं विच इम्पोज द पेनल्टी. वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट कि हम ऐसे इंटरप्रिटेशन को
दूर रखें या उससे उसके इंटरप्रिटेशन से बचें जो कि किसी पर्सन के ऊपर पेनल्टी इम्पोज करता है, राइट. तो दिस इज वाज द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ दैट द कंस्ट्रक्शन विच इज फेवरेबल टू द अक्यूज मस्ट बी रेफर्ड. The third is that the purpose of the statute must be kept in view. ये ध्यान रखना है हम जब भी कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन करते हैं पिनल स्टैट्यूट्स का, वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ सामने आया था. What was the reason behind the enactment of that particular law? तो वो ऑब्जेक्टिव को हमको ध्यान रखना है, वो पर्पस. वी कैन नॉट लेफ्ट बिहाइंड द पर्पस वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ पिनल स्टैट्यूट. स्ट्रिक्टली द पर्पस एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट शुड नॉट बी लॉस्ट आउट ऑफ द साइट, right? So the court needs to take this into consideration very well. The next is that the common sense approach may be taken if necessary. So जहाँ पे भी wherever the meaning of a word is required to be deduced by the application of common sense, the courts can solve such ambiguity by the common sense approach. जहाँ पे हमें इंटरप्रिटेशन करना है और कॉमन सेंस की ज़रूरत है as per the case accordingly, तो वहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि while solving that particular ambiguity arise, वहाँ पे common sense approach भी कोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं. So this has been covered within the scope of this strict construction of the penal statutes, right? And the last thing is that the application of language to developments in the science and technology permitted, right? मतलब जब भी हम कोई भी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक टॉपिक था कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा, रिटन होगा, ओरल होगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इंक्लूड कर दिया गया है ना, कि जो भी सोशल मीडिया हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया उसको भी उस टर्म में कंस्ट्रू कर लिया गया, इंटरप्रेट किया गया बाय द कोर्ट्स, और फिर उस तरीके से उसमें अमेंडमेंट्स भी लाए गए थे. तो वही चीज़ है कि द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन डज नॉट प्रिवेंट द कोर्ट इन इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट अकॉर्डिंग टू इट्स करंट मीनिंग. जो भी आज की डेट में प्रिवेल कर रहा है, व्हाट इज़ प्रिवेलिंग इन द करंट टाइम, तो उसको जो है परमिट करता है कोर्ट कि वो विद द चेंजिंग ऑफ द टाइम उसको एक्सेप्ट करे और उसको उस चेंजिंग नीड्स और चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कंस्ट्रू करे और इंटरप्रेट करे. Rule does not forbid the application of language to cover the developments of in the science and technology field not known to the at the enactment of the statute. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे स्टैट्यूट्स हैं जो कि बहुत पहले के टाइम में उस टाइम के हैं जब इतना डेवलपमेंट्स भी नहीं हुए थे, इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रोवाइजेशन नहीं हुआ था. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट डेवलपमेंट इज अकरिंग विद अ वेरी फास्ट पेस, राइट. तो अगर आज की डेट में अगर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, इफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इंसर्टेड विद इन द प्रोविजन वाइल कंस्ट्रूइंग द प्रोविजन, तो वहाँ पे कोर्ट हैज़ द राइट टू डू सच अ कंस्ट्रक्शन टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट. नाउ लेट्स हैव some case laws. First one is the state of Kerala versus Mathai Varghese. So in this it was held that the expression any currency note or a bank note used under section 489A of the IPC includes currency notes of all countries and not only the Indian currency. Okay, तो इस केस के अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ था रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनी करेंसी नोट और बैंक नोट. ये टर्म थी IPC के इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कि इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, है ना, ये क्वेश्चन में था. तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ कि इसमें सिर्फ इंडिया की ही करेंसी नोट्स कवर नहीं होंगे, रादर इट विल कवर द करेंसी नोट्स ऑफ द ऑल द कंट्रीज. तो यहाँ पे कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रखते हुए वाइडर पर्सपेक्टिव रखा, बिकॉज यहाँ पे द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर वॉज बीइंग टेकन इन टू कंसिडरेशन. एंड द लास्ट केस हियर इज द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज गुरमीत सिंह. So in this it was held that a penal statute should be strictly construed. पहले तो ये बोला गया इस केस के अंदर कि जो भी penal statutes हैं वो strictly ही construct करने चाहिए. Hence the expression any relative of a husband in section 304B of IPC should be limited to the persons related to the blood, marriage or adoption. इसीलिए जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर IPC के सेक्शन 304B में जो एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चन में था, उसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था. तो यहाँ पे कोर्ट ने जब कंस्ट्रक्शन किया तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रूल को अप्लाई करते हुए कहा कि जो एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड है this should only be related to the persons which are related to either by blood, marriage or adoption of a husband, right. वही relatives जो हैं वो husband के माने जाएंगे जो husband से by blood related हैं या by marriage related हैं या by adoption related हैं, right. तो guys ये भी हो गया हमारा आपका
strict construction of penal statutes. और इट वॉज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग वॉज नेसेसरी टू बी नोन. और आई होप आप लोगों को ये नोट्स भी पसंद आए हों और ये एक्सप्लेनेशन भी. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, बिकॉज इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क टू मेकिंग ऑल सच लेक्चर्स फॉर ऑल ऑफ यू. आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस, राइट. सो और अगर ये नोट्स या किसी भी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं. द नोट्स आर पेड, आई एम टेलिंग यू, नोट्स आर पेड. बहुत नॉमिनल अमाउंट में अवेलेबल हैं, विच डज वैल्यू द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड द टाइम पुट इन मेकिंग देम, राइट. So this was it. और पढ़ते रहो. All the best to all the people who are having the exams and who are watching these videos for your exams. Right, I'll be back soon with another lecture. और किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है. तो मैं जल्दी बाकी लेक्चर्स भी लेके आऊँगी. पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए. हैव अ गुड डे. बाय बाय.